एक लंबे समय पहले कावेरी नदी के किनारे मगधा का साम्राज्य था। उस राज्य का पालन विक्रमादित्य करता था। कई सालों से वो उस राज्य को उसकी बुद्धि और अकल से बचाते आ रहा है। विक्रमादित्य का हमेशा से यही मानना था कि ताकत से दिमाग बढ़कर है। विक्रमादित्य की उम्र अब बढ़ गई थी, इसीलिए उसके बाद साम्राज्य का ख्याल रखने के लिए उसको एक अक्लमंद आदमी को चुनना था। एक दिन विक्रमादित्य उसके बगल में मौजूद मंत्री से ऐसे कहता है, मंत्री, मेरी उम्र यहाँ बढ़ती जा रही है और मेरे बाद इस साम्राज्य का ख्याल रखने के लिए मुझे एक अक्लमंद आदमी की जरूरत है। राजा, आपके बगल में ही इतने सारे काबिल मंत्री हैं। आपकी सेहत की और इस राज्य के बारे में आपको और कैसी चिंता? हम उनका देखभाल करेंगे। हमें पता है कि आप इस राज्य को कैसे चलाते आए हैं इतने साल। सबसे पहले तुम एक अक्लमंद आदमी को ढूंढो, वरना ढूंढने की योजना बनाकर मेरे पास आओ। ऐसे गुस्से में कहकर वहाँ से चले जाते हैं। जी प्रभु, मैं कोशिश करूँगा। ये कहकर एक हफ्ता गुजर जाता है। तब विक्रमादित्य उस मंत्री को बुलाकर, आपको मैंने एक काम दिया था, वो कहाँ तक आया? माफ कीजिए प्रभु, मैंने बहुत ढूंढा है, लेकिन आपके काबिलियत के बराबर अक्लमंद मुझे कोई नहीं मिला है और थोड़ी देर लगने ही वाली है। और बस विक्रमादित्य को सब कुछ समझ आता है। विक्रमादित्य के जाने के बाद ये सारे मंत्री बस उनकी कुर्सी को आधीन करने की इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनको एक काबिल अक्लमंद आदमी ढूंढने की कोई इच्छा नहीं है। ठीक है मंत्री, कल से मैं खुद प्रजा में जाकर एक अक्लमंद आदमी ढूंढ कर आऊंगा। राजा, आपका इस उम्र में बाहर जाना शायद ठीक नहीं है। कोई चिंता नहीं मंत्री, मेरा सेहत बिल्कुल ठीक है। मेरे बाद इस साम्राज्य का परिपालन करने के लिए एक काबिल अक्लमंद आदमी ढूंढना अब सबसे जरूरी काम है। ये कहकर महाराज अगले ही दिन राज्य में प्रजा के पास जाकर उनकी मुश्किलें सुनते हुए, उनका हल ढूंढते हुए इस राज्य में उस अक्लमंद आदमी को ढूंढते हुए रहते हैं। उनको पता नहीं चलता कि उस आदमी को ढूंढने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा। ऐसे ही उनके सफर में एक जगह जाने के लिए उनको एक जंगल से गुजरने की जरूरत थी। उसी जंगल में एक कोने में बैठी एक हाथी रोते हुए नजर आती है। तब विक्रमादित्य उसके पास जाकर, अरे रे प्यारी हाथी की बच्ची, क्यों रो रही हो? ऐसे पूछता है। मेरी माँ को इस जंगल में पेड़ काटने वाले ले गए। यहाँ से माँ को कहीं और लेके जाएंगे और मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँ। ऐसे दुख में कहती है, मैं तुम्हारी माँ को वापस लाऊंगा। ये कहकर तुरंत ही वहाँ मौजूद भटों से कहता है कि गैर कानूनी से इस हाथी को चुराए हुए उन लोगों को यहाँ लाया जाए और उन्हें कारागार में बंद किया जाए और उस हाथी की माँ को आजाद करता है। तब वो छोटी सी हाथी की बच्ची, मेरी माँ को बचाने के लिए बहुत शुक्रिया राजा, ऐसे कहती है। इस राज्य में मौजूद प्रजा ही नहीं, पशु भी मेरी ही जिम्मेदारी है। तुम्हारी मुश्किलों का हल ढूंढना भी उतना ही जरूरी है, ऐसे कहता है। भटो, चलो यहाँ से, अब हमारी मुश्किल की हल ढूंढना पड़ेगा, ऐसे कहता है। ये सुनकर हाथी की माँ ऐसे कहती है, महाराजा, अगर आपको कोई एतराज नहीं है तो क्या आप आपकी समस्या हमसे बांटेंगे? शायद मैं उसका हल ढूंढने में आपकी मदद कर पाऊंगी। तब राजा उनकी समस्या हाथी को समझाता है। तो अब अक्लमंद और काबिल इंसान को ढूंढना ही आपकी समस्या है। इसका हल तो है मेरे पास। तब विक्रमादित्य कहता है, दया करके वो मुझे बता दो, ऐसे कहता है। हमारे पड़ोसी राज्य का राजा हमारे राज्य को आने वाली नदी पे एक बांध बनवा रहा है। अगर वो पूरा हुआ तो हमारे राज्य को पानी बिल्कुल नहीं आएगा। तब ये नदी भी सूख जाएगा और हमारा राज्य भी पानी के बिना तड़पेगा। अगर कोई इस समस्या का हल ढूंढ पाया तो उसे आप राजा बना दीजिए, ऐसे कहती है। तब राजा भी इस उपाय से सहमत होता है। तुरंत राजमहल को पहुंचकर इस समस्या का हल ढूंढने वाला को ही राजा बनाया जाएगा। इस बात का शहर पूरे में डंडोरा पिटवाता है। चारों ओर मौजूद सारे मंत्री उस समस्या की हल ढूंढने में लगे रहते हैं, क्योंकि उनको किसी भी हाल में राजा बनना था। इतने में एक युवक
राज दरबार को आकर, मेरा नाम विजय वर्मा है और मेरे पास इस समस्या की उपाय है। मैंने इससे पहले उस पड़ोसी राज्य में काम भी किया था, इसीलिए मुझे उस राजा और राज्य के बारे में अच्छी तरह से मालूम है और इसीलिए इस समस्या का हल मेरे पास है। ऐसे कहता है। ठीक है, कोशिश कर सकते हो। मुझे कुछ भटों की जरूरत है। मंजूर है। इस युवक को जो भी आवश्यक है तुरंत दिया जाए। ऐसे कहता है विक्रमादित्य। 3 भटों को लेकर पड़ोसी राज्य के लिए निकलता है विजय वर्मा। उस पड़ोसी राज्य के राजा का एक आदत था कि सारे काम समय पे हो जाए, और क्योंकि उनको समय पे सब कुछ हो जाना पसंद था, उसी राज्य में उन्होंने एक बड़ी घंटी स्थापित की थी। वहाँ एक आदमी को काम पे लगाकर लगभग हर घंटे पे उस घंटे को बजाने की आदेश दिया था। इस प्रकार राजा को समय का पता लगता था और वो समय पे सारे काम कर देते थे। ठीक इसी बात का उपयोग करके विजय वर्मा उनके समस्या का परिष्कार करने वाला था। तीनों भटों के साथ घंटी के पास पहुंचकर उस घंटी बजाने वाले को पैसे देकर, तुम कल तक काम पे मत आना, ऐसे कहकर उन तीनों भटों में से एक का वेश बदलकर वहां उस आदमी के स्थान में रखते हैं। आधी रात होने के बाद हर आधे घंटे को तुम्हें ये घंटी बजाना होगा, याद रखना। ऐसे कहकर बचे दोनों भटों को लेकर विजय वर्मा वहां के राज दरबार की ओर निकलता है। वहां मौजूद महाराज के सामने, मेरा नाम विजय वर्मा है, आपसे विनती करनी थी, इसीलिए पड़ोसी साम्राज्य मगधा से मैं आया हूँ। ऐसे कहता है। कहो, क्या कहना है तुम्हें? कावेरी नदी पे जो बांध आप बनवाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके कारण हमारा राज्य सूखा पड़ जाएगा, इसीलिए इस प्रयत्न का अंत आपको अभी करना होगा। क्यों? अगर नहीं करा तो क्या कर लोगे तुम मगधा साम्राज्य वाले? ऐसे उन्हें नीचा दिखाते हुए हंसते हैं। ठीक है, अगर आप हमारे राज्य आने वाले पानी को रोक देंगे तो जरा ये भी याद रखना कि सूरज आपके राज्य को हमारे राज्य से आता है और मैं उस सूरज को आने नहीं दूंगा। ऐसे कहता है। बस आश्चर्यचकित होकर राजा, क्या तुम सूरज को हमारे राज्य आने से रोकोगे? क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? ऐसे कहता है राजा। ठीक है, तो फिर आज ही मैं सूरज को गायब कर दूंगा। कुछ ही देर में सूर्यास्तम होगा और वही तुम्हारी आखिरी बार होगा। इसके बाद इस राज्य में सूरज कभी नहीं आएगा। अगर तुम लोगों को कोई शक है तो अभी देख लो। ठीक है, जरा मैं भी देखूं कि तुम सूरज को कैसे गायब कर दोगे। मंत्रीगण और राज मिलकर राजप्रसादम पे बैठकर विजय वर्मा की ओर देखते रहते हैं। कुछ ही देर में आधी रात बीत चुकी है, इस बात का इशारा देते हुए घंटी बजने लगती है। कुछ और देर के बाद सुबह हो गई है, इस बात का इशारा करते हुए घंटी बजते रहती है, मगर कहीं भी सूरज का एक किरण भी नहीं दिखता है। एक और घंटा बीतता है और फिर भी सूरज का एक किरण तक नहीं दिखाई देता है। अब तक तो सूरज को आ जाना था, अब तक क्यों नहीं आया? यही बात सोचते हुए वहाँ के लोग परेशान हो जाते हैं। सब एक दूसरे को देखकर चिंतित होने लगते हैं। उनको देख विजय वर्मा ऐसे कहता है, आपके पास आधा घंटा और बाकी है। इस समय में अगर आपने आपका फैसला नहीं सुनाया तो आपके साम्राज्य में कभी सूरज नहीं आएगा और तुम्हारा राज्य हमेशा हमेशा के लिए अंधकार में रह जाएगा। ऐसे कहता है विजय वर्मा। तब वहाँ मौजूद मंत्री तुरंत उठकर राजा के पास जाकर ऐसे कहते हैं, राजा, अगर और देर करेंगे तो लग रहा है कि और बड़ी मुसीबत आ जाएगी। हम उस बांध का काम यही रोक देंगे, यही बोल दीजिए आप उनको। ऐसे वो उनके राजा से कहता है। ये सुनकर राजा, ठीक है विजय वर्मा, हमको अब समझ आ गई है कि तुम सूरज को गायब कर सकते हो। कृपा करके सूरज को छोड़ दो, हमारे राज्य को ऐसे अंधकार में मत घसीटो। हम कावेरी नदी पे बांध बनवाना इसी वक्त रोक देंगे, ये मेरा वादा है, क्योंकि आपने खुद वादा किया कि आपसे गलती हो गई है और आप बांध बनवाना अभी रोक दोगे। मैं इस बार के लिए आपको माफ करके सूरज को आपके राज्य में भेज रहा हूँ। आइंदा मुझे अगर पता चला कि ऐसी कोई भी कोशिश आपने किया है तो इस बार मैं आपके सारे राज्य को अंधकार में घसीट दूंगा और इतना ही नहीं, तुम्हारे राज्य पे मैं दंड यात्रा करूंगा।
खबरदार, ऐसे उन लोगों को चेतावनी देता है विजय वर्मा। उसके बाद के अनुसार ही कुछ ही देर में सूर्योदय होता है और घंटी समय की इशारा करते हुए बजते हैं। बस सभी खुश होकर विजय वर्मा का आदर सत्कार करते हैं और उनको वापस भेज देते हैं। मगध साम्राज्य पहुंचने के बाद विजय वर्मा विक्रमादित्य से ऐसे कहता है, अब ये समस्या रही नहीं। ये कहकर वहाँ जो कुछ भी हुआ विक्रमादित्य को बताता है। राजा को ये बात बहुत अच्छी लगती है कि छोटी से छोटी आपत्ति के बिना, किसी का प्राण खोए बिना ही इतनी बड़ी समस्या का हल निकाल पाया है, और वो भी उसकी अकल से। विजय वर्मा को गर्व से देखते हुए, मैं जिस आदमी के तलाश में था तुम तो वही निकले और इस राज्य का पालन करने में काबिल भी हो। भला विजय वर्मा भला, ऐसे उसकी तारीफ करता है। अगले दिन विजय वर्मा को उस राज्य की नई राजा का आदर देकर उनका पट्टाभिषेक करता है विक्रमादित्य। एक लंबे समय पहले रामैया नामक एक आदमी उसकी पत्नी रमनम्मा के साथ एक छोटी सी घर में रहता था। वो रिक्शा चलाते हुए अपने बीवी की देखभाल करता था। फिलहाल उसकी बीवी का सेहत ठीक नहीं है, इसीलिए बूढ़ा होने के बावजूद रामैया उसके बीवी की दवाइयाँ के लिए सारा दिन मेहनत करते रहता है। रिक्शा चलाकर आए हुए जो भी पैसे वो अपने बीवी के दवाइयों पे ही खर्च करता था। ऐसे दिन गुजरते आए, लेकिन उसकी बीवी की ठीक जांच न करवाने के कारण रमनम्मा का सेहत और भी बिगड़ता है। उसकी आंखों के सामने ही उसकी बीवी की हालात बिगड़ते हुए देख रामैया अपने आप में, हे भगवान, मेरे कमाए हुए पैसे तो वैसे भी कुछ काम के नहीं हैं, और दूसरी तरफ मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, ज्यादा काम भी नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, अगर मेरे बच्चे मेरी मदद करते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। ऐसे कहकर रामैया उसके अतीत में फिसल जाता है। रामैया के रामभद्रम और वीरभद्रम नामक 2 बेटे थे। उस समय में रामैया रोज के कूली का काम करता था, और क्योंकि उसको अपने बच्चों को एक अच्छी विद्या देनी थी, वो एक ही दिन में 2-3 जगहों में काम करता था। रामैया सोचता था कि उसके बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसे कुछ समय बीत जाता है। एक दिन बड़े हुए दोनों बेटे अपने पिता के पास जाकर, पापा, हम उच्च अध्ययन करना चाहते हैं, ऐसे कहते हैं। पढ़ो बेटा, तुम लोग ऊंची कक्षा में पढ़कर अच्छी नौकरी करते हुए खुश रहो। बहुत हो गया तुम दोनों का पढ़ना। तुम्हारे पढ़ाई के चक्कर में तुम्हारे पिता यहाँ सुबह और रात बहुत मेहनत करके पैसे कमा रहे हैं। अरे तुम चुप रहो, बच्चों के लिए नहीं तो और किसके लिए करेंगे इतना? हमारे मेहनत के बारे में बच्चों से क्यों कह रही हो? हम कुछ भी करके जी लेंगे, बच्चे खुश रहे यही हमारे लिए बहुत है। उन दोनों की खुशी के लिए हम कुछ भी करेंगे। तुम दोनों शहर जाने की तैयारी करो बेटा, मैं और तुम्हारी माँ कूली का काम करके पैसों का इंतजाम करेंगे, ऐसे कहता है रामैया। अगले दिन दोनों बच्चों को उच्च अध्याय के लिए शहर भेजते हैं रामैया और रमनम्मा। अगले दिन उसके बचत के पैसों से एक रिक्शा खरीदकर रामैया उस रिक्शा को घर ले आता है। आज से थोड़ा ज्यादा पैसे कमा पाऊंगा, ऐसे कहता है रामैया। शुभ है जी, आज से मैं भी आपकी सहायता करूंगी। ऐसे घर पे खाली ना बैठ के कोई काम देखकर कर लूंगी। ठीक है, मैं आज से ही काम शुरू करूंगा। ये कहकर वो रिक्शा लेकर वहाँ से चले जाता है। रमनम्मा भी ईंटों के व्यापार में ईंट यहाँ से वहाँ पहुँचाकर रोज की कूली थोड़ा कमा लेती थी। रामैया के पास रिक्शा होने के कारण इससे पहले जहाँ वो गोडाउन के काम करता था, उसके मालिक रामैया को गोडाउन की बस्ता देकर एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने का काम देता था। फसल की गोडाउन में फसल के बैगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाते हुए बाकी खाली समय में ग्राहकों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचा देता था। ऐसे वो कुछ पैसे जमाता है। ऐसे वो दोनों बहुत मेहनत करके पैसे बचाकर
उन पैसों को थोड़ा भी खर्च किए बिना जब भी उनके बेटे पैसे मांगते थे उनको सारा का सारा पैसा दे देते थे ताकि उन दोनों को कोई दिक्कत ना हो। ऐसे कई दिन बीत जाते हैं। कुछ दिन बाद उन दोनों बेटों की अच्छी नौकरियां लग जाते हैं। वो दोनों तो सुंदर लड़कियों से शादी भी कर लेते हैं। वो विषय वो अपने माँ बाप को फोन पे एक दिन कहते हैं। माँ बाप को समझ में नहीं आता है कि वो इस बात का खुशी ले कि वो दोनों अच्छे नौकरियां लेकर सेटल हो गए कि इस बात की दुख करें कि माँ बाप को बताए बिना उन दोनों ने शादी भी कर लिया। अच्छा बेटा, तुम लोगों की खुशी में ही हमारी खुशी है। थोड़ा दुख तो है कि हमें कम से कम बताए बिना तुम दोनों ने शादी कर लिया, लेकिन चलो अब जो हो गया सो हो गया। बहुओं को लेकर घर तो आ जाओ बेटा। पापा, वो क्या है कि वहाँ आने का समय अब हम लोगों के पास नहीं है। समय देखकर आ जाओ बेटा, माँ तुम लोगों को बहुत याद कर रही है, ऐसे कहता है। ठीक है। ऐसे रामभद्रम फोन कट करता है। घर जाकर जो कुछ भी हुआ रामैया रमनम्मा को बताता है। तब रमनम्मा, हाँ देखा आपने, हमें बताए बिना शादी तक कर लिया इन लोगों ने। अरे छोड़ दे, जो हो गया सो हो गया। बहू बेटों को मैंने घर बुलाया, वो लोग आ जाएंगे, ठीक है। ये कहे कुछ दिन बीत जाते हैं। रामैया और रमनम्मा दोनों अपने बेटों का इंतजार करते ही रहते हैं और बेटों से उनको कोई समाचार नहीं मिलता है। इसी कारण रामैया अपने बेटों को फोन करता है। क्या हुआ पापा, क्यों कॉल किया आपने? मैं और माँ तुम लोगों के घर आने का इंतजार कर रहे हैं बेटा। तुम लोगों के घर आएंगे कहकर बहुत दिन हो गए ना, इसीलिए। अब आना नहीं होगा पापा, कितने बार कहूँ मैं आपसे। बेटा वो माँ तुम लोगों को बहुत याद कर रही है, एक बार आके तो चले जाओ। रामभद्रम के ठीक बगल में मौजूद वीरभद्रम फोन लेकर, पापा भैया बोलने के लिए शर्मा रहे हैं कि हमारा पिता एक रिक्शा पुलर है तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, और इतना ही नहीं बहुएं वहाँ आएंगे भी तो उस छोटी घर में रह नहीं पाएंगी। इसलिए आप इस बात को समझ लो, हजम कर लो और हमें फोन करना बंद करो। ये कहकर फोन काट देता है। रामैया को मुंह से बात नहीं निकलती है और आंखों से आंसू निकलती है। ऐसे रोते वो अपने घर पहुंचता है। उसी दुख में घर आए रामैया को देख रमणम्मा, अरे रे क्या हुआ जी आपको? हाँ, मैं रिक्शा पुलर हूँ। ये बात अगर किसी को पता चल गया तो तुम्हारी बेटों की बेइज्जती हो जाएगी, और इतना ही नहीं बहुएं इस गांव में इस छोटी सी घर में रह नहीं पाएंगी, इसीलिए तुम्हारे बेटे घर आना पसंद नहीं करते हैं। उन्होंने यही बात किया था फोन पे। ये सुनकर रमनम्मा, क्या मेरे बेटों ने इतनी बड़ी बात कही? निराश होते हुए हाँ का इशारा करता है रामैया। मेरे कहने के बावजूद आपने सुबह रात हर दिन बहुत मेहनत की है उन लोगों के भविष्य के लिए, उन लोगों के महान बनने के लिए। अब देखो कितने महान बन गए हमारे बेटे, इतना कि उन्होंने कह दिया कि फोन भी मत करो। ऐसे रोते हुए कहती है, हाँ इतने बड़े बन गए कि माँ बाप का नाम कहते हुए शर्म आती है उनको। उसी दिन से उसी बात के दुख में रमनम्मा का सेहत बिगड़ने लगता है। अतीत से बाहर आकर रामैया उसके आंखें पोंछकर रिक्शा पे बैठकर ग्राहकों को ढूंढने लगता है। रास्ते में गोडाउन का मालिक रामैया को देख, क्या हुआ रामैया, बहुत ढीला दिख रहे हो, कल काम पे भी नहीं आए? माफ कीजिए साहब, मेरी बीवी का सेहत ठीक नहीं है, दिन ब दिन उसका हालत बिगड़ रहा है। मेरे पास मौजूद सारे पैसे खत्म हो गए हैं। कल पूरा उसका देखभाल कर रहा था उसके पास ही रहकर, इसीलिए मैं काम पे नहीं आ पाया। अरे रे, ऐसा है क्या? कोई बात नहीं रामैया, वैसे तुम्हारे दोनों बेटे की तो बड़े नौकरियां लगी थी ना। तुमने कहा कि वो दोनों शहर में हैं, उनको बोल देते, अच्छे अस्पताल में जांच करवाते अपनी माँ की। हाँ, कहाँ के बच्चे साहब, मैं रिक्शा पुलर हूँ। ये बात अगर उनके दोस्तों में पता लग गया तो उनका इज्जत घट जाएगा। ये समझकर वो हमसे बात करना भी छोड़ दिए। उनका हमें भूल कर भी बहुत दिन हो गए साहब।
ऐसे दुख में कहता है, क्या इतना बड़ा बात कहा है उन्होंने? तुम्हारी रिक्शा की कमाई लेकर ही वो उतनी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, अब इतने बड़े बन गए कि खुद के माँ बाप को भूल गए। अच्छा, ऐसे कहकर अंदर से कुछ पैसे लाकर रामैया को देते हैं। जाकर अपनी बीवी की जांच करवाओ, उनके ठीक होने के बाद ही वापस काम करने आओ, समझे? अरे रे साहब, इतना पैसा? तुम पहले पैसे लो और अपनी बीवी का इलाज करवाओ, जाओ, ऐसे कहता है। पैसे लेकर वो अपनी बीवी का अच्छा इलाज करवाता है। मालिक के कहे के अनुसार ही अपने बीवी का ठीक होने तक उसके पास रहकर उसका बहुत अच्छा देखभाल करता है रामैया। उसके बीवी के सेहत के ठीक होने के बाद ही रामैया रमनम्मा से जो भी हुआ बताता है। उन्होंने बहुत अच्छे इरादे से हमारी मदद की है जी, अब हम भला उनके पैसे कैसे चुकाएंगे? मैं भी वही सोच रहा हूँ रमनम्मा। अब मेरे पास उसका एक ही उपाय बचा है। वो उपाय क्या है जी? अपनी रिक्शा बेचकर आए हुए पैसे उनको दे देते हैं। ठीक है जी, उनको देकर हम वापस कोई दिन का कूली करके उसी वेतन से जी लेंगे, लेकिन जिन्होंने मदद की है उनका कर्ज तो हमेशा चुकाना होगा। अगले दिन रामैया रिक्शा बेचकर आए हुए पैसों को गोडाउन के मालिक के पास ले जाता है। साहब, नमस्ते साहब। हाँ रामैया, बीवी का सेहत कैसा है? आप ही के मदद के कारण वो अभी ठीक है साहब, भगवान आपकी कृपा करे। ये लीजिए साहब, आपके पैसे वापस करने आया था। रामैया, मुझे तुम्हारी मदद करनी थी, मैंने किया। मैंने कभी तुमसे पैसे वापस नहीं मांगा था ना, अपने पास ही रखो। पूछे बगैर आप जैसे अच्छों का कर्ज चुकाना तो हमारा फर्ज बनता है साहब। वैसे इतने पैसे तुम्हें कहाँ से मिले? वो साहब, मैंने रिक्शा बेच दी, ऐसे डरते हुए कहता है रामैया। तो फिर तुम कल से क्या काम करोगे रामैया? मैं तो कोई कूली का काम कर लूंगा साहब। रामैया की अच्छाई देख मालिक कहता है, ठीक है, वहाँ पे वैन पड़ा है, तुम कल से यहाँ आकर वैन चलाते हुए काम कर लो। साहब, अभी तक आपने हमारा बहुत मदद किया है, अब ये भी। बहुत समय से तुम मेरे पास ईमानदारी से काम कर रहे हो, तुम्हें मैंने कभी 1 रुपए ज्यादा नहीं दिया है और तुमने भी कभी नहीं मांगा। ये सोच लो कि तुम्हारी अच्छाई का ये मेरा तोहफा है। जाओ, जाकर काम शुरू करो। घर आकर रामैया जो कुछ भी हुआ अपनी बीवी रमनम्मा को बताता है। ठीक है जी, हमारी मेहनत हमारे बच्चे नहीं देख पाए, कम से कम तुम्हारे मालिक ने पहचाना, कम से कम वो तुम्हारी मेहनत का इज्जत करते हैं। हाँ, बात तो सच है। ये कहकर उस दिन से वो दोनों खुशी से जीते हैं। नैतिक, अगर मेहनत और ईमानदारी से काम करोगे तो कोई ना कोई रूप में वो लौट के तुमको आ ही जाएगा। एक लंबे समय पहले रंगापुरम नामक एक गांव था। उस गांव में रंगी और रमनी नामक 2 सहेली रहते थे। वो दोनों एक ही गली के आमने सामने घरों में रहते थे। उन दोनों में रंगी बहुत अच्छी थी, सबसे बहुत अच्छी तरह से बात करती थी। अरे आई, कैसे हो आप? सब ठीक? सब ठीक ही है बेटा। अरे वाह, बोलो आज क्या पकाया आपने? कुछ नहीं बेटा। अरे ऐसे कैसे? ये लो, ये मूली लेकर आप कुछ बनाओ। मेरी प्यारी बेटी, शुक्रिया। 100 साल जियो बेटी। ऐसे वो सबसे अच्छी तरह से बात करते हुए मिलजुल के रहती थी। जितना था उतने में खुश रहकर सबकी मदद करते हुए रहती थी। और ऐसे ही उसको अपनी सहेली रमनी से भी बहुत लगाव था। लेकिन रमनी अपने आप को आईने में देखकर, आहा, इस सारी दुनिया में तुझसे बढ़कर कोई खूबसूरत नहीं है। इतनी सुंदरता की कोई भला प्रशंसा किए बिना कैसे रहे? तुम्हारी सुंदरता और चतुराई के आगे कोई खड़ा नहीं रह सकता। रमणी हमेशा उसकी सुंदरता और चतुराई के बारे में सोचते हुए बहुत गर्व महसूस करती थी।
और उसी अहंकार से, हाँ, मेरे पास इतने पैसे और सुंदरता है, इसीलिए उस रंगी जैसे लड़कियां भी मेरे ही साथ दोस्ती करती है, वरना इस रंगी से मैं कब बात करती। हाँ, ऐसी सोचते हुए वो उसके घर के अंदर चली जाती है। रंगी के पिता को खेती में नुकसान होने के कारण उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बदल जाती है। ये देख रंगी अपने आप में, मुझे कुछ करके पापा को सहारा देना होगा, ऐसे सोचती है। उसी दुखी में वो फलों का व्यापार करने की फैसला लेती है और तुरंत फलों की दुकान का इंतजाम करती है रंगी। रंगी के इस दृढ़ निश्चय का गवाह उसके दुकान आकर उसके सहारा देने वाले ग्राहक थे। उस गांव के सारे लोग रंगी के पास ताजा फल खरीदते थे। खुशी के मारे रंगी अपने आप में, अगर मेरा व्यापार ऐसे ही कुछ और दिन चलते रहा तो मैं अपने पिता का सहायता कर पाऊंगी और हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। और ऐसे रंगी की आर्थिक स्थिति बढ़ने लगती है और गांव वाले भी रंगी के अच्छाई के बारे में बात करने लगते हैं। रमणी गुस्से में, हाँ, ये रंगी यहाँ दुकान लगाकर सबको उसके जाल में फंसा रही है। अगर गांव के सारे लोग इसी की प्रशंसा करेंगे तो मेरा कौन करेगा? इसके दुकान को बंद ही करवाना होगा। जाकर ये मेरे ही घर के सामने दुकान लगाई है, अब इन सबको मेरी तरफ कैसे लाऊं? इसी फलों की दुकान के कारण ही ना ये सबको अपने जाल में लगाई है। अब मैं भी एक फलों का दुकान खोलूंगी। अब जरा मैं भी देखूं कि कौन उसके दुकान जाएगा। अब मेरी इस सुंदरता की ओर आकर्षित होकर सब मेरे ही दुकान आएंगे। अरे वाह रमणी, तुम तो कितनी होशियार हो, ऐसे सोचती है। अगले दिन उसके फैसले के मुताबिक ही उसके घर के सामने दुकान खोलती है रमणी। पहले से ही अमीर होने के कारण वो शहर से बहुत अलग तरीके के और अन्य प्रकार के फलों को वितरण करवा के दुकान में बेचने लगती है। और बस गांव के सारे लोग रमणी के पास मिल रहे अनेक प्रकार के फलों को खरीदने जाते हैं। रमणी, तुम्हारी सुंदरता की तो तुलना नहीं है। तुम्हारे कारण ये फलों का दुकान भी सुंदर दिखने लग रहा है, और तो और ये होशियार भी है, इसीलिए इतने प्रकार के फलों को यहाँ ले आई है। इस फलों के बीच में तोते की तरह प्यारी लग रही हो बेटी, मेरा ही नजर लगने वाला है तुझे। ऐसे आए हुए सारे ग्राहक उसकी सुंदरता की प्रशंसा करते हुए और उसके दुकान में अन्य प्रकार के फलों के बारे में बात करते हुए रहते थे। और लो, रमणी के खुशी का हद ही नहीं था। वहाँ दूसरी तरफ, क्योंकि रमणी उसके दुकान में अलग प्रकार के फल बेच रही थी, वहाँ रंगी की व्यापार ठीक नहीं चल रहा था। क्या हुआ बेटी, आजकल व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है क्या? नहीं आई, ठीक नहीं चल रहा है। तुम्हारी सहेली नहीं है? अरे वही रमणी, जब से वो दुकान खोल बैठी है कोई तुम्हारे दुकान नहीं आ रहा। उसने जानबूझकर दुकान लगाया, वरना उसकी जिंदगी में क्या कमी है? अरे नहीं आई, ऐसा कुछ नहीं है। अमीर होने के बावजूद वो खुद अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती है, ये तो अच्छा लक्षण है ना। ऐसे रंगी उसकी सहेली रमणी के बारे में खुश होकर कोई भेदभाव के बिना अपनी सहेली का अच्छा चाहती है। ऐसे कुछ समय बीत जाता है। धीरे धीरे रंगी और रमणी दोनों का व्यापार अच्छा नहीं चलने लगता है। इसी कारण दोनों के दोनों निराश होकर उनके अपने दुकानों में बैठे रहते हैं। एक दिन एक ऋषि उसी गांव से गुजर रहे होते हैं। रमणी के दुकान के पास आकर, बेटी, बहुत भूख लग रहा है, खाने एक फल दे सकती हो क्या? जाइए बाबू जाइए, मेरे पास यहाँ कुछ नहीं है और मुझसे मांगने आए हैं। एक तो मेरा व्यापार यहाँ नुकसान में है और मैं आपको फल मुफ्त में दूं? चलो हटो यहाँ से। वो ऋषि एक छोटी सी मुस्कान देकर वहाँ से रंगी के दुकान की ओर बढ़ते हैं। भूखा पड़ा हूँ बेटी, कुछ फल दान में दे सकती हो क्या? भूख मिट जाएगा। ऐसे ही वो ऋषि रंगी को भी पूछता है। अरे रे स्वामी जी, इतना पूछने की क्या जरूरत है,
आइए यहाँ बैठिए। ये कहकर वो उस ऋषि को उसके घर के पास बिठाकर कुछ फलों को काटकर उन्हें देती है। उस मुनि के खाने के दौरान रंगी उनकी सेवा करती है। उनके खाने के बाद वो मुनि वहाँ से चल बसते हैं। खुश रहो बेटी, ये कहकर एक छोटी मुस्कान देकर उनके पास मौजूद पवित्र जल को रंगी के दुकान में मौजूद फलों पे डालकर वहाँ से चले जाते हैं और रंगी उनको नमस्कार करती है। पीछे मुड़ते ही उसकी दुकान में अलग प्रकार के बहुत सारे फल देख रंगी आश्चर्यचकित हो जाती है। कुछ देर बाद, रंगी, आज मेरे घर में बहुत सारे मेहमान आए बेटी और खाने के लिए फल चाहिए। तुम्हारे पास मौजूद सारे फलों को मेरे गाड़ी में लगाओ। ये सुनकर रंगी बहुत खुश होती है। शायद मेरी सुनकर वो भगवान ही ऋषि के अवतार में आकर मेरी सहायता कर रहे हैं। ये कहकर वो आसमान की ओर देखकर भगवान की शुक्रिया अदा करती है। रंगी के अगले दिन उठने से पहले ही खाली पड़े फलों के बक्सों में फल भरे रहते हैं। ये देख रंगी को समझ में ही नहीं आता कि वो सपना है या सच। कुछ ही दिनों में रंगी का व्यापार बहुत लाभ पाता है। तब से हर रोज सुबह रंगी के उठने से पहले ही फलों के सारे बक्सों में फल भरे रहते हैं और बस कुछ ही दिनों में रंगी अमीर बन जाती है। ये सब देख रमणी, ये सब रंगी ने कैसे किया, ये सोच वो दंग रह जाती है। रंगी के पास जाकर, क्या हुआ रंगी, अचानक तुम्हारा व्यापार इतना अच्छा चलने लगा? और बस जो कुछ भी हुआ रंगी उसे बताती है। अरे रे, अगर मैं उसी दिन उस ऋषि को फल दान में दे देती तो शायद मुझे ये सब मिलता। मैंने ये मौका खो दिया। ऐसे अपने आप में वो निराश होती है और उसी दुख में वो अपने घर चले जाती है। अब उस रंगी का किस्मत अगर मुझे हासिल करना है तो उसकी दुकान में मौजूद टोकरी को मुझे चुराना होगा। ये फैसला करके रमणी रात के समय में रंगी के दुकान जाकर उसकी टोकरियों को चुराती है। उन टोकरियों को घर ले आने के बाद रमणी उन टोकरियों के भरने का इंतजार करती है। रात सुबह में बदल जाती है लेकिन वो टोकरी सारे खाली के खाली रहते हैं। हाय भगवान, मेरी टोकरी कहाँ गए? कहीं नजर नहीं आ रहे। क्या हुआ होगा? रंगी ऐसे अपने टोकरियों को ढूंढते ढूंढते रमणी के दुकान की ओर बढ़ती है। वहाँ उसे फलों की टोकरियों के साथ दुखी बैठी रमणी दिखाई देती है और बस रंगी को सब समझ में आता है। रंगी को देख रमणी निराश होते हुए उसके पास जाकर, मैंने बहुत बड़ी गलती किया है, मुझे माफ करो। घमंड और जलन के कारण ही मैंने ये सब किया है। अपनी गलती मानने के लिए भी हिम्मत की जरूरत होती है रमणी, और तुम बहुत हिम्मत वाली हो। रमणी को ये कहकर रंगी अपने टोकरियों को लेकर उसके घर चले जाती है। माफ करने वाले महान हैं। ऐसे रमणी रंगी के बारे में अपने मन में सोचती है। ऐसे सहेलियां दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह समझकर अपने खुद के व्यापार करने लगते हैं। एक समय में श्रीपुरम नामक एक गांव में राघव और चंद्रवती नामक पति पत्नी रहते थे। उनका विराज नामक एक बेटा भी था। चंद्रवती का पति और उसका बेटा दोनों उसी गांव में काम करते थे। चंद्रवती बहुत ही कंजूस थी। उसे कभी भी पैसे खर्च करना अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए वो घर पे सिलाई करके पैसे कमाती थी। एक दिन उसके पति और बेटा दोनों काम के लिए जाते हुए चंद्रवती के पास जाकर पैसे पूछते हैं। माँ, मुझे अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना है, मुझे 500 रुपए दीजिए ना। चंद्रवती, मुझे भी आज 100 रुपए की जरूरत है। उन दोनों के ऐसे पूछने पर वो अंदर जाकर पैसे लेकर बाहर आती है। बेटा, ये लो 100 रुपए, और सुनिए, ये लीजिए 10 रुपए। तुम दोनों ने पूछा इसलिए इतना तो भी पैसे मैंने दिया, वरना मैं ये भी नहीं देती। तुम दोनों को पैसे बचाना सीखना होगा। ऐसे चंद्रवती उन दोनों से बात करती है। पापा, आपने देखा, मैंने माँ से 500 रुपए पूछा है, लेकिन वो मुझे 100 रुपए देकर ये कह रही है कि मुझे पैसे खर्च करना सीखना होगा। देखा आपने? बेटा, तुम्हारी माँ के बारे में तो हम जानते ही हैं। उसने हमें पैसे दिया, यही बड़ी बात है। तुम्हें तो वो कम से कम 100 रुपए दी है, मुझे देखो 10 रुपए दिया है उसने।
ऐसे ही बाप बेटे दोनों हर रोज चंद्रवती के कारण किसी न किसी बात पे दुख होते थे। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सरला नामक एक औरत चंद्रवती के पास सिलाई करवाने जाती है। उसको कपड़ा देकर वही बैठकर चंद्रवती से बात करती रहती है। चंद्रवती के घर में तो सभी काम करते हैं और इतना ही नहीं, ये इतनी कंजूस है कि घर कोई आए भी तो उन्हें कॉफी तक नहीं देती है। इसे सिर्फ पैसे बचाना आता है, खर्च करना नहीं। इसीलिए मुझे अपने बहन की बेटी का रिश्ता यहाँ लाकर चंद्रवती के बेटे से उसकी शादी करवानी होगी। ऐसे ही वो भी खुश रहेगी। चंद्रवती मेरी बहन की बेटी ना बहुत पली पड़ी है और बहुत समझदार भी है। वो घर पे रहकर पैसे कमाती है और इतना ही नहीं, मेरी बहन की बेटी ना बहुत अमीर भी है। अब उनका भी तो एक ही बेटी है। वो सोच रहे थे कि कोई अच्छे नौकरी करने वाले मर्द से उसका शादी हो जाए। और अब तुम्हारा बेटा भी तो अच्छी नौकरी ही कर रहा है, तो क्यों ना हम उन दोनों की शादी करवा दे। सरला तो कह रही है कि एक ही बेटी है और अमीर भी है, तो उनके बाद वो सारा जायदाद मेरे बेटे को ही आएगा। लग रहा है कि ये अच्छा ही होगा। तो मैं ऐसे करती हूँ, सबसे पहले मैं उनके घर जाकर ये देखती हूँ कि वो अमीर है कि नहीं, और उसके तुरंत बाद इन दोनों की शादी करवा दूंगी। ठीक है सरला, कल ही हम दोनों तुम्हारे बहन के यहाँ जाकर बात करेंगे। ये फैसला करके चंद्रवती अगले ही दिन सरला के बहन के घर जाकर उनका घर को बड़ा देख आश्चर्यचकित हो जाती है। खुशी से वो उसके घर जाकर उसके पति को जो कुछ भी हुआ समझाती है, और उसके तुरंत बाद कुछ ही दिनों में वो सरला की बहन की बेटी कल्पना से उसके बेटे का शादी करवा देती है। अब क्योंकि कल्पना नई नवेली बहू थी, चंद्रवती उसका बहुत अच्छा ख्याल रखती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन चंद्रवती अपने बहू को रसोई घर में सब्जी काटते हुए देख उसके पास जल्दी जाती है। बाप रे कल्पना, तुम्हें इतनी सारी सब्जी काटने की क्या जरूरत थी? आज से तुम मुझे बताए बिना सब्जी मत काटो। फिलहाल तुम सिर्फ इन 4 टमाटर को काट कर खाना पकाओ और उसमें मिर्ची पाउडर ज्यादा डालो, और बस सभी के लिए ये ठीक रहेगा। ऐसे कहकर वो उसके बहू के बगल में ही रहकर उससे सब्जी बनवाती है। इतने में बाहर से सब्जी वाले को सुनकर कल्पना बाहर जाती है। कल्पना को वहां जाते देख चंद्रवती भी उसके पीछे वही जाती है। भैया 1 डजन केले का सब्जी दीजिए। बेटा 1 डजन केले के सब्जी का कितना दाम है? जी वो 60 रुपए है। बाप रे, क्या 60 रुपए? तो फिर तुम मेरे बहू को 1 डजन मत दो, 10 रुपए में जितना आएगा उतना ही दो। ऐसे कहकर वो सब्जी बेचने वाले को सिर्फ 10 रुपए देकर वहाँ से चली जाती है। इसी कारण तो सब्जी वाला कल्पना को सिर्फ 10 रुपए के सब्जी देता है। चंद्रवती के ऐसे करने के कारण कल्पना उसी के बारे में सोचते हुए गुम हो जाती है, इतना कि वो उसके पति का आना भी नहीं देखती है। अरे क्या हुआ कल्पना, तुमने तो मेरा आना भी नहीं देखा, इतना क्या सोच रही हो? उसके पति के ऐसे पूछने पर जो कुछ भी हुआ वो उन्हें समझाती है। अरे कल्पना, तुम माँ के बारे में इतना सोच रही हो, फिक्र मत करो, माँ बचपन से ऐसे ही है। वैसे मैंने सोचा कि तुम्हें शादी से पहले ही माँ के बारे में सब कुछ पता है। मेरी माँ ने हमारी शादी इसलिए करवाई है क्योंकि तुम अमीर हो, इसलिए उन्होंने तुम्हारे पास दहेज भी नहीं लिया। ज्यादा सोचो मत, बस माँ की बात मान लो। तो इसका मतलब ये है कि मेरी सासू माँ पैसों को ज्यादा गौरव देती है। मुझे कुछ भी करके उनको सबक सिखाना होगा, वरना ये भी हो सकता है कि वो मुझे एक न एक दिन घर से बाहर निकाल दे। इससे पहले मुझे उनका बर्ताव बदलना होगा। ये फैसला करके वो अगले दिन उसके सासू माँ के आने से पहले ही खाने में ज्यादा सब्जी और कम मिर्ची पाउडर डालकर बनाती रहती है। अरे कल्पना, मैंने तुम्हें पहले ही बोला है कि मुझे ऐसे बताए बिना खाना मत पकाओ। तुम इतने सारे सब्जी डालकर खाना क्यों बना रही हो? सासू माँ, हमारे घर में खाना ऐसे ही बनता है। हम कम सब्जी डालकर ज्यादा मिर्ची पाउडर डालकर नहीं बनाते हैं, और तो और सब्जी जब हम खरीदते हैं तो सारे घर वालों के लिए खरीदते हैं, ऐसे 10 रुपए का सब्जी नहीं खरीदते हैं। इतने में बाहर फल बेचने वाला आता है। उसकी आवाज सुनते ही कल्पना बाहर जाकर उसके सासू माँ के सामने ही सारे प्रकार के फल को 1-1 किलो में लेती है। चंद्रवती ये सब देख दंग रह जाती है।
अरे ये क्या, ये तो मेरे कहने के एकदम उल्टा कर रही है। अब अगर मैं ज्यादा पूछूं तो शायद ये और पैसे खर्च कर देगी, इसीलिए मेरा चुप बैठना ही बेहतर है। ये सोचकर चंद्रवती वहाँ से चली जाती है। लेकिन कल्पना तब से जानबूझकर उसके सासू माँ के सामने आते जाते सारे लोगों से कुछ ना कुछ खरीदती रहती थी। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जब कल्पना ढेर सारे सब्जियां खरीदकर घर के अंदर जा रही थी, चंद्रवती उसे देख ऐसे कहती है, ये क्या है कल्पना, रोज रोज तुम्हारा खर्चा बढ़ ही रहा है। मैंने सोचा अगर मैं चुप रहूंगी तो तुम्हें खुद समझ आ जाएगा, लेकिन तुम तो अभी रुकने वाली नहीं हो। अरे सासू माँ, अगर अब हम खाना ठीक से नहीं खाएंगे तो जितना पैसे हमें सब्जी खरीदने पे खर्च करना है उससे कहीं ज्यादा अस्पताल के बिल पे खर्च करना होगा। इसीलिए हमें अच्छा खाना खाकर स्वस्थ और तंदुरुस्त रहना होगा। अगर हमारी तबीयत अच्छा है तो ज्यादा पैसे कमा पाएंगे ना। सुनो कल्पना, सिर्फ स्वस्थ रहने पर हम ज्यादा पैसे नहीं खरीद पाएंगे, हमें बचत करना होगा, ऐसे ही हम ज्यादा पैसे हमारे पास रख पाएंगे। सासू माँ, मेरे पास एक विचार है, क्यों ना मैं घर पे बैठे ही एक व्यापार ना करूं? ऐसे तो मैं आपसे 4 गुना ज्यादा पैसे कमा पाऊंगी। तब आपको ये सब्जी वब्जी खरीदने में पैसे खर्च हो जाएंगे, इसकी परेशानी नहीं होगी। मगर उस व्यापार के निवेश के पैसे मैं माँ से भी ले सकती हूँ, पर अगर लूंगी तो उन्हें ही लौटाना पड़ेगा। पर अगर आप ये पैसे देंगे तो जो भी लाभ होगा सिर्फ हमें मिलेगा। बेटी, तुम कह रही हो कि इस व्यापार से हमें 4 गुना ज्यादा पैसे मिलेगा, तो फिर निवेश के पैसे अपनी माँ से लेने की क्या जरूरत है, मैं खुद तुम्हें दूंगी। ये कहकर वो पैसों की लालच में निवेश के पैसे कल्पना के हाथ में देती है। लेकिन सासू माँ, सिर्फ इतने पैसे काफी नहीं होंगे, हमें इस घर को गिरवी रख के उन पैसों को भी मिलाकर व्यापार शुरू करना होगा। चंद्रवती कल्पना के ऐसे कहने पर आगे पीछे सोचे बिना, उसके पति और बेटे को भी बताए बिना घर को गिरवी रख के आए हुए पैसों को कल्पना के हाथों में देती है। ये होकर 1 साल बीत जाता है। उसके बावजूद कल्पना कोई भी पैसे चंद्रवती को लाकर नहीं देती है। ये देख चंद्रवती परेशान हो जाती है। चंद्रवती कल्पना के पास जाकर उसके पैसे पूछती है। हाँ सासू माँ, आपने मुझे पैसे कब दिया, और आप मुझे भला देंगी भी क्यों? कल्पना के मुंह से ये बातें सुनकर चंद्रवती चौंक जाती है और उसके बेटे विराज को जाकर जो कुछ भी हुआ बताती है। माँ, आप फिक्र मत करो, मैं अपनी बीवी के पास जाकर ये पता करूंगा कि उसने आपके पैसे क्यों नहीं लौटाए। उसके माँ से ये कहकर विराज उसके कमरे में जाकर सोच में पड़ जाता है। मेरी माँ अगर इतना दुखी है तो इसका मतलब यही है कि मेरी बीवी ने उनसे पैसे लिया ही होगा। लेकिन मेरी बीवी तो अमीर है, वो माँ से भला पैसे क्यों लेगी? कल्पना से पूछकर भी कोई फायदा नहीं है, इसलिए मुझे ही उसके बारे में सच पता करना होगा। ये फैसला करके वो शहर में रह रहे उसके बीवी के रिश्तेदारों के पास जाकर सच का पता लगाता है। तब उसे ये पता चलता है कि उसकी बीवी अमीर ही नहीं है। कल्पना के माँ बाप ने उसकी माँ चंद्रवती से झूठ कहा था। ये सुनकर विराज दंग रह जाता है और घर आते ही उसके माँ के सामने ही कल्पना का सच पूरा बाहर निकाल देता है। क्या तुम अमीर नहीं हो? देखो कल्पना, तुम अमीर नहीं हो ठीक है, लेकिन तुमने मेरे पास जो पैसे लिया है वो तो लौटा दो। सासू माँ, मुझे माफ कीजिए, जो पैसे आपने निवेश के लिए दिया था उससे मैंने व्यापार शुरू तो किया, लेकिन मुझे नुकसान भुगतना पड़ा और अब मेरे पास कोई पैसे नहीं है। मुझे पता नहीं चल रहा था कि आपको मैं ये कैसे बताऊं, इसीलिए मैंने झूठ कह दिया कि आपने मुझे पैसे ही नहीं दिया। कल्पना की इन सारी बातें सुनकर चंद्रवती आश्चर्यचकित हो जाती है और इसी बारे में सोच सोचकर वो बीमार पड़ जाती है। चंद्रवती को ऐसे देख विराज अस्पताल से डॉक्टर घर लेके आता है और वो डॉक्टर चंद्रवती का जांच पड़ताल करके यही बताता है कि उन्हें अच्छी पोषक आहार खाना है और समय पर दवाई भी लेना है, सिर्फ और सिर्फ तब वो ठीक हो सकती है। डॉक्टर के ऐसे कहने पर विराज हर रोज आए हुए पैसों से उसकी माँ की दवाइयाँ खरीदकर, उनके लिए सारे प्रकार के फल खरीदकर उन्हें खिलाते हुए, उनकी देखभाल करते हुए उनके पास ही रहता है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन चंद्रवती उसके बेटे को दवाइयों के लिए पैसे खर्च करना देख बहुत निराश होती है।
उसको ऐसे निराश देख विराज उनके पास जाकर ऐसे पूछता है, माँ, आप अब भी पैसों के बारे में सोच रही हैं? नहीं बेटा, मैं अपनी सेहत को खराब करके तुमसे ऐसे पैसे खर्च करवा रही हूँ। माँ, मुझे इन पैसों से बढ़कर आपका सेहत है। आप पहले इस सब का चिंता छोड़कर खुश रहिए। आप सिर्फ ठीक से खाना खाइए और स्वस्थ रहिए। कम से कम अब तो पैसों का चिंता करना छोड़ दीजिए माँ। तुम सही कह रहे हो बेटा, जब मेरे पास पैसे थे मैंने उन्हें कभी खर्च नहीं किया और मैंने बहुत कंजूसी किया है। और आज जब मेरा सेहत खराब हो गया है, मैं अब भी पैसे खर्च नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ बचे ही नहीं हैं। पैसों के कारण ही मैंने अपना सेहत बिगाड़ दिया है। अगर अब भी मैंने अपना बर्ताव नहीं बदला तो मैं हमेशा पछताऊंगी। तुम सबको भी मेरे कंजूसी के कारण बहुत भुगतना पड़ा, उसके लिए मुझे माफ कर दो बेटा। मैं आइंदा ऐसे कभी नहीं करूंगी। उसकी ये सारी बातें कल्पना वहीं रहकर सुनती है। मुझे माफ कीजिए सासू माँ, मुझे पता है कि आपने मेरी शादी आपके बेटे से इसीलिए करवाई है क्योंकि मैं अमीर हूँ, लेकिन मेरे अमीर ना होने के बारे में आपको पता लगने के बावजूद आप में कोई बर्ताव नहीं आया। इसलिए मैंने आपको सच नहीं बताया कि आपके पैसे मेरे पास सुरक्षित है। आप में ये बदलाव आए इसीलिए मैंने ये सच अब तक किसी को नहीं बताया और आपको ऐसे दुख पहुंचाया। मेरा इरादा ये नहीं था, मेरा इरादा सिर्फ आपको बदलना था। आज से आप खुश रह सकती हैं क्योंकि आपके दिए पैसों को मैंने खर्च नहीं किया है। बेटी, मेरे ही कारण और मेरे बर्ताव के ही कारण तुमने ये सब किया और तुम्हें इतना करना भी पड़ा। इसीलिए इस सब का गलती मैं अपना मानती हूँ। तुम्हारे पास ये सब पैसे रखकर भी तुमने उसे कभी खर्च नहीं किया, इससे तुम्हारा गुण पता चलता है। अब से मैं किसी को भी अपनी कंजूसी से ऐसे दुख नहीं पहुँचाऊंगी। ये वादा करके चंद्रवती उसके बर्ताव में बदलाव लाती है और उसके घर और परिवारवासी सारे खुश रहते हैं। अकलपुर नामक एक जहरीली गांव में सुरेखा उसके पति वरुण, सास भानुमति और ससुर आंजनेलु के साथ एक बड़े घर में रहती थी। बाप बेटे दोनों उसी गांव में एक दुकान में सब्जी बेचकर आए हुए पैसों से उनके परिवार का देखभाल करते थे। भानुमति बहुत आलसी थी। वो कम से कम उसके खुद के काम नहीं करती थी। वो अपने बहू को बस सारे काम करते हुए देखती थी, मगर उसकी कभी कोई भी मदद नहीं करती थी। हमेशा बस घर पे पड़े हुए सोती रहती थी। उसके बारे में सबको पता होने के कारण कोई भी उसे कोई काम करने के लिए नहीं कहता था। एक दिन दोपहर के समय में सुरेखा उसके सास को खाना परोस रही थी। सासू माँ, आपको खाना कैसे लगा? आज मैंने घर के सारे काम जल्दी खत्म करके मेरे मनपसंद व्यंजन बनाया है। वाह, अब मुझे इसके सारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा, पर मैं नहीं दूंगी। ऐसे वो सोचकर वो उसके बहू की बातें सिर्फ सुनती है और जवाब नहीं देती है। सासू माँ, मैं यहाँ इतना बात कर रही हूँ और आप चुपचाप बैठे हैं, और ऊपर से आपने मेरे कोई भी सवाल का जवाब नहीं दिया है। जब वो उसके सासू माँ से ऐसे बात कर रही थी, उसके घर के सामने से पद्मा नामक एक औरत को गुजरते हुए देख वो ऐसे कहती है, आप तो वैसे भी मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं दे रही है, तो आपसे बात करके कोई फायदा नहीं है। मैंने पद्मा को बाहर देखा है, आप खाते रहिए, मैं उससे बात करके आती हूँ। ऐसे कहकर वो बाहर पद्मा के पास जाती है। पद्मा, पद्मा, रुको! ऐसे वो जोर जोर से चिल्लाती है। उसकी चीखें सुन पद्मा रुक के पीछे की तरफ मुड़ती है। हाय भगवान, सुरेखा ने मुझे देख लिया। उसे छुप के जाने की इतनी कोशिश के बाद भी मैं बच नहीं पाई। अब तो मुझे उसकी बकवास सुनना ही होगा, और कोई चारा ही नहीं है। ठीक तभी सुरेखा पद्मा के पास आती है और ऐसे कहती है, अरे ये क्या पद्मा, मेरे घर के सामने से गुजरते हुए भी तुम घर आए बिना चली जा रही हो। नहीं नहीं सुरेखा, मैंने तुम्हें नहीं देखा है, इसीलिए नहीं आई, वरना पक्का आती। पद्मा, आज ना मैंने मेरा मनपसंद बैंगन बनाया है, और पता है मेरे जैसे तो कोई भी खाना नहीं बना सकता। ऐसे वो लगातार पद्मा से बातें करती रहती है और ऐसे बहुत समय बीत जाता है। बाप रे, बहुत समय हो गया। अब अगर मैं इसे नहीं रोकूंगी तो ये सारा दिन मुझे ऐसे ही खड़ा करते बात करती रहेगी। सुरेखा, मैं स्टव पे चावल रख के भूल गई, मुझे तुरंत घर जाना होगा। हाँ ठीक है पद्मा, मुझे भी अंदर जाना होगा, सासू माँ को खाना परोसकर बहुत देर हो गया है। ये कहकर वो उसके घर के अंदर जाती है। ऐसे ही
पद्मा सबके साथ बहुत बात करती थी। नया हो या पुराना, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमेशा की तरह एक दिन सुरेखा उसके सासू माँ को खाना परोसकर पड़ोसी के घर जाकर उनसे बात करने लगती है। अरे रे, मैंने सासू माँ को खाना परोसे हुए बहुत देर हो गई है, मुझे घर जाना होगा। चलिए मैं निकलती हूँ। हाँ, भगवान का शुक्र है कि इसको उसकी सास की याद आ गई है, वरना वो सारा दिन यही रह जाती। और ऐसे सुरेखा उसके सास के पास जाती है। सासू माँ, हो गया आपका खाना? ऐसे कहते हुए वो देखती है कि उसकी सासू माँ खाना खत्म करके हाथ धोए बिना वही बैठी रहती है। अरे सासू माँ, मैंने पानी का ग्लास भी तो यही रखा है, ऐसे बैठे रहने के बजाय आप हाथ तो धो लेते। चलो, अगर ग्लास लेने में इतनी दिक्कत थी तो कम से कम मुझे बुला तो लेते। इतनी आलसी रहना अच्छा नहीं है सासू माँ, ये लीजिए पानी। जब सुरेखा पानी का ग्लास देती है तब जाकर उसकी सास हाथ धोकर पानी पीती है। बाप रे, सासू माँ कितनी आलसी है आप, ऐसे नहीं चलेगा। उसके ऐसे कहने के बाद भी उसकी सास कुछ नहीं कहती है और ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुरेखा घर के सारे काम खत्म करके बाहर खड़े होकर इधर उधर देखती रहती है। अरे ये क्या, आज तो मैंने सारे काम बहुत जल्दी खत्म कर दिया, लेकिन बात करने के लिए कोई नहीं दिख रहा। यहाँ तक कि मैं बाहर आकर भी देख रही हूँ, इस रास्ते से तो कोई नहीं गुजर रहा। इतने में उसके घर के सामने से दो औरतें गुजर रहे होते हैं। तब सुरेखा उनके पास जाती है। कौन हो तुम लोग? मैंने तो तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा है। कहाँ रहते हो तुम? यहाँ से कहाँ जा रहे हो? सुनिए, हम दोनों बहनें हैं, इस गांव में नए आए हैं, बगल वाली गली के एक घर में किराए पे रह रहे हैं। अच्छा ठीक है, आप कह रहे हो कि गांव में नए आए हो तो अगर कोई चीज की जरूरत पड़े तो मेरे घर आ सकते हो। ऐसे वो उनसे बिना रुके बात करते ही रहती है और ऐसे ही बहुत समय बीत जाता है। सुनिए, बहुत देर हो गई है, अब हम घर चलते हैं, कल पक्का तुम्हारे घर आएंगे। ये कह के वो दोनों बहनें उनके घर चले जाते हैं। अगले दिन सुरेखा उसके घर के सारे काम जल्दी खत्म करके उन दोनों बहनों का इंतजार करती है। कुछ देर बाद वो दोनों सुरेखा के घर आते हैं। सुरेखा, घर के काम हो गए क्या? किसका इंतजार कर रही हो? अरे आप ही का इंतजार कर रही हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि तुम दोनों मेरे घर आए। बैठो बैठो, मैं ही तुम्हारे घर आने वाली थी और इतने में तुम लोग आ गए। ऐसे वो उन दोनों को बिठा के बात करते ही रहती है और ऐसे बहुत समय बीत जाता है। सुरेखा, जब से हम आए हैं तुम्हारी सास उसी कुर्सी में बैठे हुए हमें देख रही है, बस कुछ बात नहीं किया उन्होंने। मेरी सास बहुत आलसी है, उनके चारों ओर कुछ भी हो जाए वो ऐसे ही बैठी रहती है, कुछ नहीं करती है, बस यूं ही देखती है। ये कहकर वो उसके परिवार के बारे में सब कुछ उन दोनों को कह देती है। ठीक है सुरेखा, देर हो रही है, हम घर चलते हैं, कल वापस तुम्हारे घर आते हैं। और वो दोनों उनके घर चले जाते हैं। उसके बाद अगले दिन भी वो दो बहनें सुरेखा के घर जाकर उसकी बातें सुनते रहती हैं और ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। हर रोज की तरह वो दोनों बहनें सुरेखा के घर जाते हैं। अरे सुरेखा, हर रोज की तरह तुम अकेले खाना बना रही हो क्या? हाँ, तुम दोनों सासू माँ के पास बैठो, मैं काम खत्म करके अभी आई। तब बहनें दोनों उसका घर पूरा छान मारते हैं। बहन, हर रोज की तरह आज भी इसके घर में कोई नहीं है, सिर्फ सुरेखा और उसकी सास है। हाँ दीदी, यही सही मौका है। देर किए बिना सुरेखा को पूछते हैं कि वो उसके घर में पैसे, गहने और सोना किधर छुपाती है। उन्हें लेकर यहाँ से निकल जाना होगा हमें। ये फैसला करके वो दोनों रसोई में खाना पकाते हुए सुरेखा के पास जाकर ऐसे पूछते हैं, सुरेखा, सारा दिन तो वैसे तुम्हारे घर में सिर्फ तुम और तुम्हारे सास रहते हो ना, तो अगर कोई चोर वोर आ गए तुम महंगी चीजों को कैसे बचा पाओगी? तुम दोनों को चौकन्ना रहना पड़ेगा। अरे हमारे घर में चोरी होने की चिंता नहीं है, क्योंकि हमने हमारे पैसे, सोना और गहनों को एक अलमारी में रख के बंद कर दिया है। उसे सिर्फ मैं और मेरे पति खोल सकते हैं। चलो सुरेखा, तुरंत इस अलमारी को खोलो और हमें सारे पैसे, सोना दे दो, वरना हम तुम्हारे सास को जान से मार डालेंगे। ऐसे वो सुरेखा के गले पे चाकू लगाकर कहती है। सुरेखा चौंक जाती है और डर के मारे उन्हें अलमारी तक ले जाती है। मैंने तो सोचा
कि तुम दोनों बहुत नेक और अच्छे हो। ये सब मेरी गलती है। अगर मैंने तुम दोनों को मेरे घर के अंदर बुलाया नहीं होता तो शायद ये सब नहीं होता। तुम्हारे बकवास के लिए हमारे पास कोई समय नहीं है। अलमारी खोलो जल्दी, वरना तुम्हारे सास को मार देंगे। मैं अगर इस कुर्सी से उठूंगी तो उन दोनों को चुटकी में बाहर फेंक दूंगी। तब तक इन्हें जितना हंगामा करना है करने दो। बाहर आते ही इन दोनों का काम तमाम कर दूंगी। सासू माँ, बाहर जाकर सबको बुलाइए, ऐसे सुरेखा जोर से चिल्लाती है। तुमने खुद तुम्हारे घर वालों के बारे में हमें बताया है। तुम्हारी सास इतनी आलसी है कि खतरे के समय में भी वो उस कुर्सी से नहीं उठेगी, तो उन्हें बुलाकर कोई फायदा नहीं है। ये कहते हुए बहनें दोनों सुरेखा के मुंह में कपड़ा घुसाकर उसके हाथ और पैर को रस्सी से बांध देते हैं। मेरे बहू को उन लोगों ने रस्सी से बांध दिया है, बाहर आने दो, उनको मैं एक सबक सिखाती हूँ। ये सोचकर वो उन दोनों को बस देखते रहती है और इस सब के दौरान वो बहनें उसके अलमारी में मौजूद सारी चीजों को लेकर घर से निकल ही रहे थे कि सुरेखा की सास उन्हें देख ऐसे सोचती है, वैसे भी ये लोग सोना और पैसे ही तो चोरी करके लेके जा रहे हैं, जाने दो, अब मैं इस कुर्सी से नहीं उठ पाऊंगी। उन दोनों के जाने के बाद भी वो उसके बहू को रस्सी से मुक्त करने के लिए भी नहीं उठती है। ऐसे ही शाम हो जाता है। शाम होने के कारण जब उसके पति और बेटा घर आते हैं तो सुरेखा को ऐसे रस्सी में बंधे हुए देख चौंक जाते हैं। भानुमति, बहू को ऐसे रस्सी में किसने बांधा? उसे मुक्त करे बिना तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्योंकि भानुमति उन्हें कोई जवाब नहीं दे रही थी, वो सुरेखा के मुंह से कपड़ा निकालकर उसके हाथ और पैर को रस्सी से मुक्त कर देते हैं। तब जाकर सुरेखा उन्हें जो कुछ भी हुआ बताती है। बेटा, अब ऐसे रोककर कोई फायदा नहीं है। अनजान लोगों से ज्यादा बात करोगे तो ऐसे ही होगा, और तुम्हारे साथ ही मेरी बीवी का भी गलती है। उसके आलसी रहने के कारण ही ये हुआ है। ससुर जी, मुझे माफ कीजिए। आइंदा मैं ऐसे अनजान लोगों से हमारे बारे में सब कुछ नहीं बताऊंगी, ज्यादा बात नहीं करूंगी। पापा, जो हो गया सो हो गया। मेरे बीवी में बदलाव आया है, यही मेरे लिए बहुत है। मगर कल सब्जियां खरीदने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं हैं। अब हम क्या करेंगे? बेटा, हमने मेहनत से ही तो ये सब कमाया है, आगे भी यही करेंगे। फर्क सिर्फ यही है कि अब 2 के बजाय 4 लोग काम करेंगे, बहू और भानुमति भी। सुनिए, तुम तीनों काम करो, मैं नहीं कर पाऊंगी। भानुमति, तुम ये आलसी रहना छोड़ दोगी और काम करोगी। बस बहुत हो गया तुम्हारा। उसके पति के ऐसे जोर से कहने के कारण वो कुछ नहीं कह पाती है, और तब से बाप बेटे उनके पत्नियों से भी दुकान में काम करवाते हैं। अगर मैं उस दिन आलसी नहीं बनती तो शायद आज मुझे काम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। अब तो मुझे चुपचाप काम ही करना होगा। इस हालत की वजह तो मैं ही हूँ। मुझे कम से कम अब से बेवजह इतना ज्यादा बात करना नहीं पड़ेगा। और ऐसे तब से सुरेखा ज्यादा बात नहीं करती है और भानुमति भी आलसी नहीं रहती है। चारों काम करते हुए, पैसे कमाते हुए खुश रहते हैं।